तो हेडिंग लिखेंगे सूर्यवंश, और सूर्यवंश का समय 1540 से लेकर के 1555 तक रहा। इस सूर्यवंश में हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी का जो समय है 1540 से लेकर के 1545 तक ये शासक रहता है, 1540 से 1545 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसकी हेडिंग बनाइए। अब सबसे पहली बात तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि शेरशाह सूरी ने भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की है, अफगान साम्राज्य की स्थापना की। अब इसमें से कौन ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कौन बताएगा? बताइए जल्दी। बिल्कुल, वेरी गुड। जब हमने लोदी वंश पढ़ा था, बहलोल लोदी के बारे में पढ़ा, और हमने कहा था कि बहलोल लोदी ने भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी पढ़ा और फिर इब्राहिम लोदी पढ़ा हमने, और इब्राहिम लोदी की हत्या बाबर ने कर दी और यहाँ पर मुगल वंश की नींव रख दी। बाबर के बाद हुमायूं आया तो हुमायूं को पराजित कर दिया शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी ने यहाँ पर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अब शेरशाह सूरी के जन्म की बात करेंगे तो जन्म इसका 1472 में होशियारपुर जिले के बजवाड़ा गांव में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, बजवाड़ा गांव। इसके जन्म के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि इसका जन्म कब और कहां पर हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम भी याद रखेंगे। बचपन का नाम जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, फरीद खां इसका वैसे मूल नाम था, फरीद खां। बाद में इसने तलवार के एक वार से शेर की हत्या कर दी थी, तो ये शेर खां बन गया था फरीद खां से। और फिर इसने हुमायूं को जब पराजित किया तो ये फिर शेरशाह सूरी बन गया था। ठीक है, और इसके पिता का क्या नाम था? पिता इसके हसन खां थे। पिता का नाम हसन खां। हसन खां इसके पिता थे, और ये एक छोटे मोटे जमींदार थे। तो इसमें यह था कि स्थिति घर की अच्छी नहीं थी, है ना। तो जौनपुर के ये जमींदार थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। हसन खां जौनपुर के जमींदार थे, तो छोटी मोटी खेती करते थे। तो घर की स्थिति बहुत खराब थी और परिवार में कई भाई बहन थे, तो इसीलिए इसने वहां घर की स्थिति अच्छी थी नहीं, तो ये घर छोड़ करके ये चले गया था। घर छोड़ करके गया और इसने बिहार का एक सूबेदार था, बहार खां के यहां नौकरी करने लगा। ठीक है, तो फरीद जो है, फरीद बिहार के सूबेदार फरीद खां, अच्छा, सूबेदार बहार खां के पास, सूबेदार बहार खां के पास नौकरी करने लगा। जहां इसने क्या किया, जहां फरीद ने तलवार के एक वार से शेर की हत्या कर दी, जिस कारण बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। काहे की उपाधि दी? शेर खां की उपाधि दी। तो इस तरीके से क्या बन गया? फरीद से शेर खां बन गया। ठीक है, तो बचपन का नाम फरीद था और पिता का नाम हसन खां, और इसने नौकरी किसके यहां की? तो बहार खां के यहां इसने नौकरी की। ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो फरीद के हंसने से बाहर आई, ऐसे कर लेना।
तो फरीद बचपन का नाम हो गया, हसन का पिता हो गया और बहार खां के यहाँ नौकरी की। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या बन गया, शेर खां बन गया। अब यह अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसने यहां पर देखो एक चुनार का सूबेदार था, एक ताज खां। ताज खां छोटे छोटे किले होते थे, किलेदार होते थे, तो कई सारे वहां पर आसपास में किले थे और चुनार का जो किला था उसका एक सूबेदार था, उसका नाम था ताज खां। ताज खां की मृत्यु हो गई थी तो इसने क्या किया, ताज खां की विधवा से विवाह कर लिया ताकि उस किले पर इसका अधिकार हो जाएगा और इस तरीके से उसने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। तो कहते हैं कि इसने कई विधवाओं से इस तरीके से विवाह कर लिया और उनके किलों पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो वो किले अपने अधिकार में इसने इस तरीके से कर लिए थे। क्लियर हो गया। तो अब इसने क्या किया, शेर खां ने चुनार के सूबेदार ताज खां की विधवा से विवाह कर चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। चुनार के किले पर अधिकार कर लिया, किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या कर रहा था, अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहा था। ऐसे ही इसके बाद इसने बंगाल पर अधिकार भी कर लिया और यहां पर चुनार के क्षेत्र में। ठीक है, और चुनार अधिकार कर लिया, फिर रोहतासगढ़ बंगाल आदि क्षेत्रों में अधिकार करने लगा। आदि क्षेत्रों में अधिकार किया, आदि क्षेत्रों में अधिकार कर लिया। अब देखो ये जब इस तरीके से अधिकार कर रहा था तो इसकी जानकारी हुमायूं को दी गई कि यहां पर जो है एक शेर खां नामक व्यक्ति जो है अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। इसलिए हुमायूं इससे युद्ध करने के लिए जाता है 1539 में और फिर होता है चौसा का युद्ध। ठीक है, तो वही युद्ध जो हुमायूं के हमने पढ़े थे ये दोबारा से यहां पर हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब यहां से आप हेडिंग लिखेंगे शेर खां के अभियान। ठीक है, इतना लिखिए और शेर खां के अभियान पढ़ते हैं। वही युद्ध जो चौसा का युद्ध आपने पढ़ा था, बिलग्राम का पढ़ा था, उन दोनों युद्धों की बात करेंगे और फिर कालिंजर का युद्ध लिखिए। करिए, जल्दी से कंप्लीट करो। इसमें बस इतनी ही चीजें याद रखनी है, इसके जन्म के बारे में, बचपन का नाम याद रखना है और पिता का नाम और किसके यहां इसने नौकरी की थी, बहार खां के यहां। ये तीन चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। और चुनार पर किससे विवाह करके इसने अधिकार किया था, तो ताज खां की विधवा से विवाह करके इसने वहां पर अधिकार कर लिया। फिर रोहतासगढ़ में भी ऐसे अधिकार किया, बंगाल में भी किया, कई क्षेत्रों में इसने इस तरीके से अधिकार कर लिए थे। लिखा सबने? इतना लिख लिया होगा। अब हम इस शेर खां के अभियानों की बात करते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे शेर खां के अभियान। अब बात करते हैं शेर खां के अभियान। तो अभियान आपने अभी पढ़े थे। नंबर 1 चौसा का युद्ध। अब इनको दोबारा लिखाने की जरूरत है नहीं। 1539 ये हुआ था शेर खां प्लस हुमायूं के बीच और इसमें जीत हुई शेर खां की। ठीक है,
जीत किसकी हुई? शेर खां की, शेर खां की। और ये क्या बन गया फिर इसके बाद, इस युद्ध के में जीत के बाद इसने शेरशाह सूरी की, शेरशाह की उपाधि ले ली और शेरशाह सूरी बन गया। दूसरा कौन सा युद्ध पढ़ा आपने? विलग्राम, या फिर इसे और क्या कहा था हमने? कन्नौज का युद्ध। क्या कहा था? कन्नौज का युद्ध 1540। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है ये युद्ध। ये भी किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी प्लस हुमायूं के बीच। ठीक है, और इस युद्ध में जीत किसकी हुई? तो इसमें जीत हुई शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी की यहां पर जीत हुई। ठीक है, तो पहले में शेर खां की जीत और उसी शेरशाह सूरी की वहां पर भी जीत हुई और यहां पर भी जीत हुई। ठीक है, तीसरा जो युद्ध आता है इसे कहते हैं कालिंजर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? तीसरा हुआ कालिंजर। कालिंजर का युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो 1545। ये किसके बीच हुआ था? ये शेर खां या शेरशाह सूरी प्लस कीरत सिंह के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? कीरत सिंह के बीच। ठीक है, और इस युद्ध में याद रखना, इस युद्ध में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी। ठीक है, इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो आग्नेयास्त्र चला रहा था और कहते हैं कि वह इसको आग्नेयास्त्र खुद ही इसके हाथ में ही फट गया, जिससे इसकी मृत्यु होगी। उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी के बारे में था। अब इसके द्वारा किए गए कार्यों की हम यहां पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना, शेरशाह सूरी का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, आसाराम नहीं, बिहार में, सासाराम बिहार में ऊंचे टीले में स्थित है। ठीक है, तो सासाराम में जो है, यहां पर एक ऊंचे टीले में इसका एक झील के बीच है। हाँ, झील के बीच, सासाराम में झील के बीच, ऐसे लिख लेते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में झील के बीच लिख लेना, झील के बीच ऊंचे टीले में स्थित है। ऊंचे टीले में स्थित है, झील के बीच में एक ऊंचे टीले में इसका मकबरा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका पूछा जाता है मकबरा कहां स्थित है। ठीक है, लिखिए फटाफट। लिखा सबने? ठीक है, अब इसके शेरशाह सूरी के कार्य लिख लेना। इसने कौन से कार्य किए, इन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हम फिनिश करते हैं। हेडिंग लिखेंगे शेरशाह सूरी के कार्य। क्या क्या काम किए थे उनको समझते हैं। और इसके कार्यों में सबसे पहला तो इसने नंबर 1 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया। चांदी का रुपया चलाया था। ठीक है, ये पूछा जाता है इसने इसके समय जो चांदी का रुपया था ये कितने ग्रेन का था? 178 ग्रेन का था। दूसरा, इसके समय जो पैदावार थी, लगान जो है, लगान पैदावार का 1/3 1/3 लिया जाता था। ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, लिया जाता था। ठीक है, लगान जो है 1/3 लिया जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, इसने एक पट्टा प्रथा, इसके समय की बहुत फेमस प्रथा, ये पट्टा प्रथा चलाई थी। पट्टा प्रथा चलाई थी।
पट्टा प्रथा किसने चलाई? तो शेरशाह सूरी ने पट्टा प्रथा चलाई थी। और इसने जो ये पाटलिपुत्र जिसे कहते थे उसकी स्थापना पटना के रूप में की। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना पटना के रूप में की, पटना के नाम से की, जो पाटलिपुत्र था उसकी स्थापना जो है पटना के नाम से की। और जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड कहते हैं, रोड का जीर्णोद्धार किया, ठीक है, जीर्णोद्धार किया जिसे शेरशाह सूरी मार्ग कहा गया। उसके बारे में आपने पढ़ी रखा है पहले भी। ये बंगाल से जो है, पश्चिम बंगाल से लेकर के ये पाकिस्तान तक जाती थी। और इससे फिर बाद में ऑकलैंड ने जो है इसका नाम जीटी रोड नाम दिया। और इसका निर्माण उत्तरापथ, पहले उत्तरापथ कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसे शेरशाह सूरी मार्ग इसने नाम दिया। और ग्रांड ट्रंक रोड का जीर्णोद्धार किसने किया? तो इसी ने किया था। और इसने कई सारी सरायें बनाई थी, 1700 सरायों का निर्माण किया था। कहते हैं 1700 सरायों का निर्माण किया, 1700 सरायों का इसने निर्माण किया था। ठीक है, तो इसने कई सारी सरायें बनाई और वृक्ष लगाए, उनके रोड के किनारे जो है अनेक वृक्ष लगाए। डाक प्रथा चलाई थी इसने, डाक प्रथा इसके समय की इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना, इसने डाक प्रथा चलाई थी, डाक प्रथा चलाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, डाक प्रथा भी, इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और इसने हर 2 वर्ष में अधिकारियों को स्थानांतरित करने की प्रथा चलाई। हर 2 वर्ष में अधिकारियों के स्थानांतरण की प्रथा चलाई। ठीक है, मतलब एक ही जगह पर अधिकारी नहीं रहेंगे, उनका जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये भी इसने प्रथा चलाई थी। और इसकी आत्मकथा है तारीख-ए शेरशाही की आत्मकथा, तारीख-ए शेरशाही का लेखक इसका नाम अब्बास खां शेरवानी है। का लेखक कौन था? अब्बास खां शेरवानी था, अब्बास खां शेरवानी था। इतना इसमें याद रख लेना। इसकी आत्मकथा तारीख-ए शेरशाही का लेखक अब्बास खां शेरवानी था। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बस इसके साथ ही हमारा शेरशाह सूरी भी आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और कल हम यहाँ पर अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर इंपोर्टेंट शासक रहेगा। इसको आप लोग, इसके कार्य जो है इनको आप लोग पढ़ लेना। 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया, लगान पैदावार का 1/3 लिया, पट्टा प्रथा चलाई और पाटलिपुत्र की स्थापना पटना के नाम से की, ग्रांड ट्रंक रोड का जीर्णोद्धार किया और 1700 सरायों का निर्माण किया, डाक प्रथा चलाई, हर 2 वर्ष में अधिकारियों के स्थानांतरण की प्रथा चलाई और आत्मकथा तारीख-ए शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने लिखी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये शेरशाह सूरी भी यहाँ पर कंप्लीट। और अब हम यहाँ से कल आगे बढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इसकी अगर कुछ रह रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए।